जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियो जो है आपको तुरंत मिल सके। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। IUPAC नॉमेनकल्चर मतलब IUPAC नामकरण। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर IUPAC सिस्टम में हम नेम्स कैसे लिखेंगे, तो IUPAC सिस्टम में नाम कैसे हम लिखेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कई पार्ट में होगी और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनकल्चर को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उनके नाम हम कैसे रखेंगे। देखिए, इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। उनके नाम सबके अलग अलग हैं। जनरल नेम्स अलग अलग होते हैं और जनरल नेम को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको सबको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे कि आखिर हम नेम्स को कैसे रखेंगे। तो चलिए हम लोग इस बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, IUPAC ये पांच जो ये अल्फ़ाबेट हैं। I मीन्स इंटरनेशनल, U मीन्स यूनियन, P मीन्स प्योर, A मीन्स अप्लाइड, C मीन्स केमिस्ट्री। मतलब फुल फॉर्म इसका होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए, ये है IUPAC नॉमेनकल्चर का फुल फॉर्म। अब हम इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। यह समझ लीजिए कि पृथ्वी पर असंख्य की संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इनको कैसे पहचानेंगे, इनका नाम कैसे रखेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा यूनियन केमिस्ट्री का बनाया गया है, एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक का भी ये नाम रखती है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम ऑर्गेनिक का पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये नाम रखती है। देखिए, ऐसा है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो भी वस्तुएं हैं, विश्व के अलग अलग कोने में उनके नाम अलग अलग होते हैं। वहाँ के लोगों के रहन सहन के हिसाब से, वहाँ के लोगों की बोलचाल के हिसाब से उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया में कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है छेदी लाल। छेदी लाल अगर कोई इंडिया में है, उस व्यक्ति का नाम है छेदी लाल। अगर वो पाकिस्तान चला जाता है या किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाता है तो उसका नाम छेदी लाल नहीं हो कर के सुराग अली हो जाएगा। और अगर वह किसी क्रिश्चियन देश में जाता है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो वही छेदी लाल अब सुराग अली भी नहीं रह करके होल मेकर हो जाएंगे। मतलब नाम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग देशों में जाने पर इनके नाम में परिवर्तन हो जा रहा है। तो ऐसे में इन छेदी लाल भाई साहब को पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इनके लिए भी परेशानियां होंगी। उसी तरीके से जैसे आप छोटी सी एक बात समझें, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपको आलू चाहिए तो आप आलू कहते हैं, वैसे ही प्याज चाहिए तो आप प्याज कहते हैं। लेकिन जब आप चले जाते हैं महाराष्ट्र तो आलू को आलू न कह करके वहाँ पर बटाटा कहते हैं। अगर आप आलू कहेंगे तो वहाँ के जो लोग मूल निवासी हैं या जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, वो आलू नहीं समझ पाएंगे, वो बटाटा कहने पे ही समझेंगे। उसी तरीके से प्याज को अगर हम वहाँ पर कांदा बोलेंगे तब वो जा कर के समझेंगे। मेरे कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी जगह जगह पे नाम अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर हम इतने यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम जब होने लगेंगे तो इनको पढ़ना लगभग असंभव होगा, उसको पहचानना ही संभव नहीं होगा। इसीलिए IUPAC ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि एक ऐसा नाम रखा जाए जो इंटरनेशनल हो, जिसको पढ़ना, बनाना, बताना ये सारी चीज़ें सरल हों। तो इसी आधार पर IUPAC नॉमेनकल्चर किया गया है। तो समझ लीजिए कि इससे नाम जो है ईजी एंड कॉम्पिटेबल हो जाते हैं, आसानी से हमारे समझ में आने लगते हैं। तीसरी चीज़, ये नेम्स जो है इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, यानी एक ही अगर यौगिक है, एक ही कंपाउंड है
तो इंडिया में जो नाम है वही पाकिस्तान में भी होगा, अरब में भी होगा, भूटान में भी होगा, अफ़गानिस्तान में भी होगा, ईरान इराक में भी होगा, सीरिया में भी वही नाम होगा, अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड, मतलब विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे तो वो नाम एक ही होंगे, उनमें कोई किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इससे हमको पढ़ने में बेहद आसानी होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि IUPAC नॉमेनकल्चर हम कैसे करेंगे, मतलब IUPAC सिस्टम में हम किसी यौगिक का नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए 3-4 छोटी चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहली चीज़ आपको ये जानना है, अभी हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके नामों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन एटम्स कितने उसमें कार्बन एटम्स हैं उनकी काउंटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं की गणना के बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखिए अगर वह कार्बनिक यौगिक एक कार्बन का बना हुआ है तो उसको हम मेथ कहेंगे, 2 का है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक। इस तरीके से जो है वह हम गिनती के बारे में जानेंगे, गिनती पढ़ेंगे कि गिनती किस तरीके से कार्बन परमाणुओं की है। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे भी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे, कुछ नियम हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम IUPAC सिस्टम में नाम हम बड़ी ही आसानी से लिखने लगेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं क्या है। कार्बन परमाणुओं की गिनती के बाद हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, वो है क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी। क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जिससे किसी यौगिक को पहचाना जाता है कि वो किस समूह का है। प्रतिस्थापी वे समूह होते हैं जो किसी अभिक्रिया के दौरान जिनका प्रतिस्थापन होता है। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे विस्तृत रूप से ये क्या है। थोड़ा एक बात जान लेते हैं साधारणतया। पहली चीज़ है एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं? देखिए वे सभी अणु जिसमें कार्बन जितना हो हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 अधिक हो तो उसे हम एल्केन कहते हैं। जैसे मेथेन और एथेन। यहाँ पर देखिए अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन दुगने से 2 अधिक है, यानी कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 और 2 और जोड़ देंगे तो 4। तो CH4 क्या हो गया? एल्केन हो गया। क्यों एल्केन है? क्योंकि वो CnH2n+2 नियम का जो है वो पालन कर रहा है। उसी तरीके से जो एथेन है वो भी एक तरीके का एल्केन है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर C2 है तो H दुगुने से 2 अधिक है, मतलब 2 दूना 4 और +2 और जोड़ दिया तो 6। तो ये क्या हो गया? ये दोनों एल्केन हैं। ऐसे ही एल्केन की बहुत सारी पीढ़ियां हैं, बहुत सारे सदस्य हैं। इसके बाद हम अगली जो चीज़ पढ़ेंगे वो है एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं? एल्कीन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन ठीक उनके दुगने होते हैं, उनको हम एल्कीन कहते हैं। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि एल्केन जो यौगिक होते हैं उनमें जितने भी कार्बन हैं सब सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरीके से जो एल्कीन होती हैं, एल्कीन में जितना कार्बन है उसका दुगुना हाइड्रोजन है। यहाँ पर देख लीजिए C2 अगर है तो H4 है, तो इसको हम एथिलीन कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। उसी तरीके से एल्काइन किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें जितना कार्बन परमाणु हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उससे दुगुने से 2 कम है। जैसे C2H2, अगर C2 है तो H अगर दुगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 कम कर दिया तो 2 हो गया। तो C2H2 जो है वो एक एल्काइन है। एल्काइन जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। एल्केन में सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं अवश्य होता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं अवश्य होता है। अब चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में, क्रियात्मक समूहों के बारे में। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड है तो हम उसका नाम एन लिखते हैं, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखते हैं। अगर
कहीं क्रियात्मक समूह OH है, OH समूह को हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर हम IUPAC सिस्टम में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसको हम ऑल कहते हैं। वो क्या है? वो है ऑल। फिर अगर कहीं CHO है तो वो अल है, ये एल्डिहाइड समूह माना जाता है, और OH जो है वह एल्कोहलिक समूह माना जाता है। CHO जो है एल्डिहाइड समूह है तो उसके लिए हम अल लिखेंगे। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसको हम ओइक अम्ल लिखेंगे। CO जो है कीटोनिक ग्रुप है, इसको हम ओन लिखेंगे, यानी इसको कीटोन कहेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग समझाऊंगा। अभी आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि अगर ये सब है तो हम क्या नाम में लिखेंगे, बस यही समझना है। बाकी चीज़ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अब प्रतिस्थापी को बता देते हैं। प्रतिस्थापी क्या है? देखिए जो एल्केन है, एल्केन CnH2n+2 है, यानी कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसके दुगुने से 2 अधिक है। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा देते हैं, मतलब अगर CH4 है तो CH4 में से अगर हम एक हाइड्रोजन घटा देंगे तो CH3 बच जाएगा, तो CH4 को हम मेथेन कहेंगे। लेकिन अगर ये जो आएगा इसको हम मेथिल कहेंगे। मतलब एक हाइड्रोजन घटा देने पर एल्केन जो है वो एल्किल समूह में बदल जाता है। तो देखिए अगर CH3 है तो मेथिल हम कहेंगे, C2H5 है तो हम एथिल कहेंगे, C3H7 है तो प्रोपिल कहेंगे, Cl है तो क्लोरो कहेंगे, F है तो फ्लोरो कहेंगे, Br है तो हम उसे ब्रोमो कहेंगे। तो इस तरीके से इन क्रियात्मक समूहों को याद रखिएगा। अब हम अगला हमको वही पढ़ना है, IUPAC पद्धति में नाम कैसे हम रखेंगे। तो कुछ नियम हैं, कुछ नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनको धीरे धीरे हम अप्लाई भी करते रहेंगे। देखिए IUPAC नाम बनाने की कुछ विधियों को मैं बता रहा हूँ। अभी ये शुरुआती विधियाँ हैं, इसमें और भी बदलाव होंगे और भी बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे नियम आएंगे। लेकिन चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पहला सबसे बड़ा जो काम है वो आपको ये करना है कि जो भी कार्बनिक अणु जिनका हमें नाम लिखना है उसमें कार्बनिक अणु की सीधी एवं सतत मीन्स कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला का चुनाव करते हैं। मतलब आप जिस श्रृंखला का चुनाव करेंगे उसमें सीधे चलेंगे, उसमें हमको कूदना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ऐसे नहीं गिनना है, हमको सीधे गिनना है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। या अगर आप ऐसे नीचे आ रहे हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आपको ऐसे कूदना नहीं है। मतलब सतत श्रृंखला का ही आपको चुनाव करना है। दूसरी चीज़, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देना है। अगर मान लीजिए किसी श्रृंखला में प्रतिस्थापी हैं, एक या एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, तो वो जिस कार्बन से जुड़ा है हम कोशिश करेंगे कि उस कार्बन को हम न्यूनतम अंक दें, यानी कम से कम अंक दें। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है नामकरण को लिखने का एक नाम को लिखने का एक फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए हम किसी नाम को लिखते हैं तो पहले फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिखते हैं, फिर सर नेम लिखते हैं। मान लीजिए अनिल कुमार सक्सेना किसी का नाम है तो पहले अनिल उसका फर्स्ट नेम है, कुमार जो है उसका मिडिल नेम है और सक्सेना जो है वो सर नेम है। उसी तरीके से IUPAC नाम लिखने का भी एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले हम प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह का अंक लिखेंगे। जो क्रियात्मक समूह का अंक है जिस कार्बन से वो जुड़ा है हम वो लिखेंगे। इसके बाद हम ऐसे एक डैश लगाएंगे, फिर प्रतिस्थापी समूह का नाम हम लिखेंगे। प्रतिस्थापी समूह का क्या नाम होगा? आपने देखा ही, मैंने यहाँ पर बनाया था कि प्रतिस्थापी समूह क्या है। जैसे मान लीजिए CH3 है तो मेथिल समूह है, C2H5 है तो एथिल समूह है, ठीक है। उसी तरीके से प्रतिस्थापी समूह है। इसके बाद मात्र श्रृंखला का नाम। मात्र श्रृंखला हम किसे कहते हैं? जो लंबी से लंबी श्रृंखला होती है उसे ही हम मात्र श्रृंखला कहते हैं। और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, अगर क्रियात्मक समूह वहाँ है तो हम क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखेंगे। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसे आप लीजिए। यहाँ पर देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, लेकिन सतत श्रृंखला में 4 कार्बन हैं। अगर हम पांचों कार्बनों को देखें तो ये सब कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यानी ये एल्केन है। आप गिनती करेंगे तो आप पाएंगे कि जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके दुगुने से 2 अधिक है।
तो ये सब एल्केन है, ये एल्केन है। ऐसे ही यहाँ भी सब सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये भी एल्केन है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, कार्बन की गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 है। तो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए ब्यूट और 4 मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट है। तो ये जो है 4 है, ये ब्यूट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रतिस्थापी भी है। सीधी श्रृंखला जब हम लेते हैं तो ये जो है सीधी श्रृंखला के बाहर छूट जा रहा है, तो जो छूट जाएगा उसे हम प्रतिस्थापी मानेंगे। तो 4 कार्बनों वाला है तो ब्यूट है, चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है। आपने देखा वहाँ पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा। तो उस तरीके से दूसरे से CH3 जुड़ा है, इसको मेथिल कहेंगे। तो इस फॉर्मेट में जब नाम रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट धन एन इज इक्वल टू ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ऐसे ही इसको देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधी श्रृंखला 6 कार्बनों की है और 2 जगह पर CH3 यानी मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम गिनती करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो लंबा पड़ेगा, हम इधर से गिनती शुरू करेंगे। तो दूसरे पे और तीसरे पे यानी 2 जगह मेथिल समूह है, इसलिए इसका नाम 2 जगह है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये जो है इसका नाम होगा 2, 3 और चूंकि CH3 2 जगह है इसलिए डाई और CH3 को मेथिल कहेंगे तो मेथिल, और 6 कार्बनों की श्रृंखला है इसलिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल हेक्सेन। इस तरीके से हम नामकरण की एक जनरल विधि अभी हम पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक जो फैमिली है सभी फैमिली को धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनके IUPAC नाम कैसे लिखेंगे ये हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक और सब्सक्राइब किया, अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया, आपने ज्ञान लिया। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। मुझसे अगर कहीं पे कोई फॉल्ट हो जाता हो तो मुझे बताइए। आप वीडियो देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।